नमस्कार साथियों, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR के संबंध में FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उनके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहली बात आती है कि ये APAR किन किन की भरी जानी है। तो शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रधानाचार्य तक के संवर्ग को APAR शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाना है। तो कनिष्ठ सहायक के लिए लास्ट 30 जून थी, शेष के लिए 1 जुलाई से अभी स्टार्ट है और 31 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। मेरे समीक्षक अधिकारी पदोन्नति उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर हो गई है। क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हें भेजना है? तो जिनके सुपरविजन में न्यूनतम 3 माह की सेवा की है उन्हें ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है, चाहे पदनाम या कार्यालय परिवर्तन हो गया हो। अगला क्वेश्चन है कि मैं शहरी क्षेत्र में कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान हूँ और निर्धारित चैनल के अनुसार मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर ACBO फर्स्ट है और वर्तमान में UCO व्यवस्था प्रारंभ की गई है, तो मुझे अपना प्रतिवेदन किसे प्रेषित करना है? तो 17-22-23 APAR चैनल के अनुसार संबंधित अवधि के UCO को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है। इसके बाद में बात आती है कि मैं प्रतिवेदक अधिकारी हूँ और किसी प्रतिवेदक पर साइन कर रहा हूं और बार बार फेल्ड का मैसेज आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है कि आपके प्रपत्र 10 शाला दर्पण के प्रपत्र 10 और आधार में नाम समान होना चाहिए, तभी साइन है वो सक्सेसफुली हो पाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि मैं अपने प्रतिवेदन पर प्रतिवेदक अधिकारी या समीक्षक अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को कैसे देख सकता हूं कि उन्होंने टिप्पणी में क्या किया है, संतोषजनक किया है, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है या एक्सीलेंट किया है। तो ये सारी जो गतिविधि है संबंधित स्वीकार करता है एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनके द्वारा जब ये आपका प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और संस्थापन शाखा को प्रेषित कर दिया जाएगा, तो आपके स्टाफ विंडो पर APAR टैब के माध्यम से सेव बाय ऑल ऑफिसर का संदेश प्रदर्शित होगा और उसमें व्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपना मूल्यांकन देख सकते हैं। तो अपनी APAR का जो मूल्यांकन आपके ऑफिसर्स ने किया है, आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर ने किया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में है, मैंने 2 सितंबर को अपनी APAR फाइनल सबमिट की थी और मेरे प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मेरा प्रतिवेदन 30 सितंबर से पूर्व समीक्षक अधिकारी को प्रेषित कर दिया। समीक्षक अधिकारी मेरे प्रतिवेदन पर बिना कार्रवाई किए 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए। क्या मुझे APAR नए सिरे से भरनी है या चेंज ऑफिसर टैब के द्वारा नए ऑफिसर का चयन करना है? तो इसमें आपको नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। इसके बाद में है, मेरे रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब मैं अपने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी के रूप में किसका चयन करूंगा? तो जो 23/11/2020 के निर्देश हैं उसमें आप सेवानिवृत्त ऑप्शन का चयन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम, पद और टेक्स्ट बुक सेव करेंगे और उक्त प्रविष्टि के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के स्थान पर सर्च ऑप्शन से वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी का चयन करना है। सेवानिवृत्त जो हो चुका है उनका चयन नहीं करके वर्तमान में उनके स्थान पर जो पदस्थापित अधिकारी है उनका चयन करना है। उसके बाद में आता है कि मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं और सत्र 22-23 में मैंने 2 विद्यालयों में कार्य किया है। इसके कारण मेरे 2 प्रतिवेदक अधिकारी है। मुझे कौन से प्रतिवेदन में परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है? तो जहां अधिकतम ठहराव है, मॉड्यूल में परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करते समय बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध में जारी विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रविष्टि की जानी है। अधिकतम ठहराव है, वहां से आपको परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है। क्या प्रतिवेदन समीक्षा अवधि में धारित पद और वर्तमान पद में अंतर है? विकल्प का प्रयोग रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर को किस प्रकार किया जाना है? तो इसके लिए 2 उदाहरण दिए हैं कि वर्तमान में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के समय CDO के पद के अनुसार समीक्षा की है, तो प्रतिवेदन को प्रेषित करते समय CDO पद का चयन करते हुए प्रतिवेदन अग्रेषित करना है। पहला तो ये उदाहरण है और दूसरा ये है कि व्याख्याता जिसके पास उच्च माध्यमिक विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार है, संबंधित विद्यालय के PO क्षेत्र के कार्मिकों के APAR रिव्यूइंग को प्रेषित करते समय धारित पद में अन्य का विकल्प करते हुए चयन करते हुए आपको PO के रूप में सेव करते हुए प्रतिवेदन अग्रेषित करना है। तो ये 2 उदाहरण है इसके।
कि मूल जो पद है, धारित पद और वर्तमान पद में अंतर है, तो इसका विकल्प का प्रयोग करना है। उसके बाद में है, मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ, मेरे पास सत्र 22-23 एपीआर अवधि में स्वयं के विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार है। तो मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? तो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो सीबीओ होंगे। आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 3 माह के सुपरविजन में सेवा शर्त की पालना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अधीन की गई सेवा की अवधि का चयन करें। उसके बाद में है, मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है और प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है, लेकिन उनके पास 03 पावर नहीं है। तो इस परिस्थिति में मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? तो डीडीओ होंगे। विद्यालय के अन्य कार्मिकों के साथ आपके भी रिपोर्टिंग अधिकारी वही होंगे जिनके पास 03 पावर है, आहरण वितरण अधिकार है। मैंने दिनांक 3 नवंबर 2022 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्नत होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्य ग्रहण किया है। मेरे रिपोर्टिंग और समीक्षक अधिकारी अलग अलग होंगे क्या? नहीं, दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य होंगे जिनके अधीन आपने सेवा की है। समीक्षक अधिकारी एक ही होंगे जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार होंगे। ये भी परिपत्र वही है 2020 का जो दिया हुआ है 23/11/2020, उसमें दिशा निर्देशों की पालना है उसके करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज है, क्या उन्हें रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में चयन किया जा सकता है? नेवर। वहां पे डीडीओ होंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो डीडीओ होंगे। मैं दिनांक 1/7/2022 से 1/10/2022 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था। मैंने विभागीय पदोन्नति के उपरांत 2/10/2022 को व्याख्याता के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया। मैं एपीआर भरते समय लोक सेवक के रूप में किस पद का चयन करूंगा? तो अंतिम जो पद है, एपीआर वर्ष के अंतिम पद का चयन लोक सेवक के रूप में करना होता है। आपको आपके संबंध में आपको लोक सेवक के प्रकार के रूप में व्याख्याता के पद का चयन करना है। आपने 2 पद धारित किए हैं तो अंतिम जो पद है उसको आपको चयन करना है। उसके बाद में है, मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूं, मैं अपने साला दर्पण लॉगिन से लोक सेवक से प्राप्त एपीआर कैसे फॉरवर्ड करूंगा? तो आप लोक सेवक से प्राप्त एपीआर पर अपनी टिप्पणी अंकित करने के पश्चात सबमिट करें और ई साइन करके उसे समीक्षक अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। मॉड्यूल में प्रविष्टियां कौन से फॉन्ट में की जानी है? तो ये इंग्लिश या मंगल जो यूनिकोड फॉन्ट है इसकी प्रविष्टियां वो इस फॉन्ट में की जानी है। मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप में सीडीओ का चयन करना चाहता हूं जिसके पास जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय का भी प्रभार है। सीडीओ के रूप में सर्च करते समय इनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो मूल पदस्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होगा। आप डीओ सेकेंडरी के रूप में सर्च करके आप चयन करना होगा। मैं अपना एपीआर का स्टेटस कैसे देख सकता हूं? आप अपने स्टाफ लॉगिन में एपीआर टैब में एपीआर स्टेटस कॉलम में जाकर एपीआर की वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं। मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूं, लोक सेवक द्वारा प्रदर्शित एपीआर में अपने लॉगिन पर किस टैब में देख सकता हूं? तो आप अपने स्टाफ लॉगिन में एपीआर टैब में रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट में जाकर देख सकते हैं। अभी 2022-23 का ये अभी तक एपीआर असेसमेंट है वो शो नहीं होने लगा है। उसके बाद में मैं संस्था प्रधान के रूप में मेरे साला के समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे भर सकता हूं? तो ये रिजल्ट वाले कॉलम में कक्षा 5, 8, 10 का परिणाम ऑल चयन करके और कक्षा 12 का रिजल्ट संबंधित स्ट्रीम का चयन करके भर सकते हैं। 5, 8, 10 में तो ऑल सब्जेक्ट की जगह ऑल चयन करेंगे और कक्षा 12 में स्ट्रीम सेलेक्ट करके और रिजल्ट को भरेंगे। मेरे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे, क्या कारण हो सकता है? तो संबंधित अधिकारी का साला दर्पण स्टाफ विंडो में रजिस्ट्रेशन और साला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन होना आवश्यक है, इसके बाद में उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा। उसके बाद में बात आती है कि मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 3/9/2022 को शिक्षा विभाग में कार्य ग्रहण किया। तो मैं एपीआर प्रपत्र में 1 जुलाई 2022 से 2/9/2022 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूंगा? तो इसमें आपको वो ऑप्शन चयन करना है कि उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ऑप्शन का चयन करके और आगे की जो प्रविष्टि है वो डेट भर के, जैसे 3/9 से लेकर 30 जून तक अवधि है उसको वैसे भरना होगा। बाकी शेष जो पीछे वाली अवधि है उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ऑप्शन का चयन करके और उसे संबंधित सीबीओ लॉगिन से वेरीफाई भी करवाना होगा। मैं एक प्रोफेशनल कार्मिक हूं, क्या मुझे भी एपीआर ऑनलाइन करनी है? सहायक कर्मचारी के अतिरिक्त प्रत्येक संवर्ग के कार्मिक अधिकारी को अपनी एपीआर ऑनलाइन करनी है। तो ये इसके संबंध में कुछ
क्वेश्चन थे। इसके अलावा स्कूलों में, विद्यालयों में जो स्टाफ है उनके लिए अपार की चैनल व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम जाने तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सबसे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में